लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कैप्टन जो था अपने साथियों से कहता है कि हमारे साथी इस वक्त रेस्टोरेंट के बाहर जितने भी उन सभी से कह दो कि कोई भी रेस्टोरेंट से बाहर ना जाने पाए, ना तो कोई अंदर आएगा ना ही कोई बाहर जा पाएगा। और साथ ही वो यंग मास्टर नामगुंग से कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर पाते हो, देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर से कैसे बाहर जा पाते हो। ही वाली डीमन जो था उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है कि मुझे ये कमीना शुरू से पसंद नहीं था। ऑर्थोडॉक्स के कमीने लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके हैं और देखो यहाँ पर किस तरह कमीनों की तरह यहाँ पर ये बेड़ू के अंदर भेड़िया छुपा हुआ है। साथ ही वो से कहता है कि ह्यूमन डिस्ट्रॉयर जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इसको मार डालो, मैं चाहता हूँ कि इसको मार डालो। जबकि हमारा जू से कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, अगर मैं यहाँ पर अपनी ह्यूमन डिस्ट्रॉयर की पावर को यूज करूंगा, यानी तुम्हारी मार्शल आर्ट्स को यूज करूंगा, तो सभी लोग मुझे पहचान लेंगे कि मैं कौन हूँ, फिर मुझे अपने आप को छुपाने का फायदा क्या हुआ। तो ही वाली डीमन उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पास उसे मारना और उसके बाद यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोगों को जान से मार डालो, कोई भी सबूत नहीं बचेगा तो कोई किसी को बताने लायक भी नहीं रहेगा। तुम्हारा जू से कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, यहाँ पर इन सभी को कैसे मार दो, अभी भी तो मेरे यहाँ पर नए दोस्त बने हैं। तो उसी के साथ ही हमारा हिमालय मॉन्क उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी मार्शल आर्ट्स को यूज कर लो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक मॉन्क नहीं हूँ बल्कि एक मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ और मेरे पास भी बड़ी कमाल की मार्शल आर्ट्स हैं। कि दूसरी तरफ कैप्टन वू जो होता है वो नामगुंग से कहता है कि यंग मास्टर नामगुंग आप बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ क्या ही कर पाओगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं। तो यंग मास्टर नामगुंग जो होता है गुस्से के साथ चलाकर उसे कहता है कि इस लड़की को छोड़ो, अगर तुम यहाँ पर इस लड़की को नहीं छोड़ते तो फिर हम लोग यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस को देखने वाले हैं। अगर तुम यहाँ पर इस लड़की को हमारी बात मानकर नहीं छोड़ोगे तो हम लोग तुम्हारे साथ यहीं पर रुकेंगे और जब तक ये लड़की यहाँ पर से सेफली नहीं निकल जाती तब तक हम लोग यहाँ पर से नहीं जाने वाले। चलो अगर इसका बाप यहाँ पर डिमोनिक पाथ का कल्टीवेटर निकल भी आता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लड़की यहाँ पर किसी पाथ की फॉलोअर नहीं है तो तुम्हें यहाँ पर इस लड़की की जान लेने का कोई हक नहीं है और मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर सकता। और ये बात सुनने के बाद कैप्टन वो आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता, अपने ब्लड लस्ट को रिलीज करता और कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम तो मेरे हाथ से मर कर ही रहोगे। तो जैसे कैप्टन वो वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है, अपनी डिमोनिक स्माइल दे रहा होता है, तो उनका स्क्वाड लीडर साइड के ऊपर खड़ा है देख रहा होता है और कहता है कि हमारे कैप्टन तभी इस तरह से मुस्कुराते हैं, इस तरह से हंसते हैं जब वो किसी की जान लेना चाहते हैं और वो हमेशा इसी तरह से तभी मुस्कुराते हैं जब वो किसी को मारने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और इसका मतलब यह है कि यंग मास्टर को यहाँ पर मार डालेंगे। तो कैप्टन वो से कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम लोग यहाँ पर इस बात से पीछे नहीं हटने वाले, तुम इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश करोगे, चाहे यहाँ पर तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। तो फिर ठीक है, फिर यहाँ पर तुम लोग इस लड़की को यहाँ पर से ले जाकर दिखाओ, हम लोग तो इस लड़की को नहीं छोड़ने वाले। और वो सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब किसी के साथ ही कैप्टन वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी तलवार निकालने के बाद उनसे कहता है कि यहाँ पर सारा मसला इस लड़की की वजह से है ना, हम अपने सेक्टर्स में एक दूसरे के साथ क्यों फाइट करें जबकि हम लोग इस मसले को यहीं पर खत्म कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस लड़की को यहीं पर मार डालता हूं तो ये सारे का सारा मसला यहाँ पर खत्म हो जाएगा और हमें आपस में फाइट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी तलवार उठाता है और अपनी तलवार को उठाकर उस लड़की को बालू से पकड़ता है और अपनी तलवार उसके गले पे रख लेता है और कहता है मैं यहाँ पर पांचों बड़ी फैमिलीज का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस लड़की को अगर मार डालता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यंग मास्टर नामगुंग चिल्लाकर से कहता है घटिया इंसान कहेंगे, छोड़ दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक ऑर्थोडॉक्स म्यूनियम के इंसान हो, यानी कि तुम यहाँ पर राइटियस इंसान हो और तुम यहाँ पर किसी की जान नहीं ले सकते, इस तरह से किसी को मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि कैप्टन वू से कहता है कि यंग मास्टर नामगुंग ने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे यहाँ पर इस लड़की को बिल्कुल इस तरह से मारना जो है ठीक नहीं है, क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत और ऊपर से डिमोनिक पाथ की फॉलोअर था, क्यों ना पहले यहाँ पर इसकी बॉडी को थोड़ा सा डिफाइल किया जाए। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार के साथ उस लड़की की चेस्ट के ऊपर से कपड़े फाड़ना शुरू कर देता है। तो वो लड़की और भी जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देती है। तो हिमी भी चिल्लाकर उसे कहती है घटिया इंसान कहेंगे, तुम तो एक बहुत ही घटिया इंसान हो, ऐसा मत करो। लेकिन साथ में पीछे से आवाज आती है। तो हमारा जू कहता है कि अब मैं यहाँ पर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता और हमारा जू जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए आता है और सीधा आकर कैप्टन वू के मुंह के ऊपर आकर एक किक मारता है, जिससे वो कैप्टन उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है। तो इस बात से वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर अचानक से क्या हो गया। तो वो सभी लोग देख रहे होते हैं कि ये लड़का जो अपने आप को स्कॉलर कह रहा था उसने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को यूज किया है। तो नामगुंग फैमिली का यंग मास्टर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मैंने यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स को पहचान लिया, ये तो हीवन स्टैंडिंग स्टेप है, यानी कि ये लड़का यहाँ पर हीवन स्टैंडिंग स्टेप टेक्निक को यूज कर रहा है और ये हवा में चल सकता है। तो वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये शाओलिन की मार्शल आर्ट्स होती हैं। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि इस लड़के के पास शाओलिन की मार्शल आर्ट्स हैं। तो कैप्टन को जब किक पड़ती है तो वो काफी दूर जाकर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ पर मुझे किक मारने की। तो इसी के साथ ही हमारा जू होता है हवा में चल रहा होता है और हवा में चलते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो सभी देखने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और स्पेशली यहाँ पर कैप्टन वो भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये लड़का हवा में चल कैसे सकता है, ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, यानी कि ये स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपको कम से कम यहाँ पर 80 साल या फिर 90 साल की कल्टीवेशन चाहिए होती है। लेकिन ये लड़का जो कि 20-25 साल का है जो यहाँ पर हवा में चल रहा है, ये इम्पॉसिबल है। और इसकी ड्रेसिंग को देखकर ये भी नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी बड़ी फैमिली से या पांचों बड़ी फैमिली से, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये लड़का कहाँ से आया है और जो मेरे साथ यहाँ
पर ये क्यों कर रहा है। तो हम इसी के साथ ही माजूज के सामने आकर खड़ा आ जाता है और उसे कहता है कि इस लड़की को जाने दो, और अगर तुमने इस लड़की को नहीं जाने दिया तो फिर मेरे हाथ से मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ही वाली डीमन उसे कहता है कि हाँ ठीक है इसको अभी यहाँ पर मार डालो, जबकि मॉन्क कहता है नहीं इसे जान से नहीं मारना बल्कि सिर्फ इसे वार्निंग दो। तो कैप्टन उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तुम मुझे नहीं जानते, मैं यहाँ पर इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम यहाँ पर मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। तो इसी के साथ ही कैप्टन अपनी तलवार उठा लेता है और उसे अपनी तलवार को उठाकर अटैक करने लगता है। तो इसी के साथ ही हमारा जूज होता है उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। जब उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कितनी बार कहूँ कि चाहे तुम यहाँ पर नॉर्थर्न ब्लेड एसोसिएशन के कुत्ते ही क्यों ना हो, चाहे तुम यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो, मैंने तुमसे कहा कि इस लड़की को जाने दो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें इस लड़की को जाने देना होगा। कैप्टन उसे कहता है कि नहीं, हम लोग इस लड़की को जाने नहीं दे सकते, चाहे यहाँ पर कोई मार्शल मास्टर ही क्यों ना आ जाए तभी हम इस लड़की को यहाँ पर से जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में यहाँ पर रिट्रीट का लफ्ज है ही नहीं कि हम लोग पीछे कभी नहीं हटते। और इसी के साथ ही हमारा जूज होता है उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, और ये वाली टेक्निक जो होती है ये भी एक खास टेक्निक होती है। फिर साथ ही उसे वहां पर किक मारता है। तो हमारा जूज होता है उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा था, उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है, जो साथ यानी कि उसके प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर भी अटैक कर रहा था। तो इस बात से कैप्टन भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। इसी के साथ ही हमारा जूज होता है लास्ट के ऊपर जब उसे किक मारने लगता है तो वो अपने पांव को उसके पेट के करीब लाकर रोक देता है और उसे कहता है कि अगली बार जब मैं अटैक करूंगा तो वो बहुत ज्यादा लीथल होने वाला है और उसे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाली है, इसलिए फिर से यहाँ पर सोच लो तुम्हें क्या करना है। लेकिन कैप्टन चलाकर उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और लॉ एनफोर्समेंट के जितने भी उसके सोल्जर्स होते हैं उन सभी से कहता है कि सभी लोग खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, उसको लड़की को मार डालो। और जब उसे वहां पर कहता है कि मार डालो तो सभी लोग जो होते हैं वो अपनी तलवारें लेकर हमारे जू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जू कहता है क्या सीरियसली, और साथ ही उसके पांव में वहां पर एक वाइन का जार पड़ा होता है। इसी जार को वो ऊपर की तरफ उठाता है और साथ उसे किक मारता है। तो जब वो वाइन के जार को किक मारता है तो वो चाहकर एक लड़के के मुंह पर लगती है, जिसकी वजह से एक लड़का वहां पर पीछे से नॉकआउट हो जाता है। और इसी के साथ ही वहां पर उनका स्क्वाड लीडर जो खड़ा हैरान हो रहा था, माजू सीधा उसके पास पहुंच जाता है, जाकर उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है और उसे उठाकर वहीं पर ग्राउंड के पटक देता है। और साथ ही वहां पर डिफरेंट टाइप की शाओलिन की मार्शल आर्ट्स को यूज करके, डिफरेंट टाइप की पाम्स और हैंड टेक्निक को यूज करके उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो वो सभी लोग देखने वाले काफी हैरान हो रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके सामने कोई बुद्धा है जो कि उनके सामने आकर फाइट कर रहा है। तो इसी के साथ ही वो एक वाले को सर से पकड़ता है, ग्राउंड के ऊपर पटक देता है, और बाकी के जो लोग होते हैं वो साइड के ऊपर खड़े काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो हमारा जो जू होता है उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कब तक इस तरह अपने नंबर्स के ऊपर रिलाई करने वाले हो, तुम नॉर्थर्न ब्लेड एसोसिएशन के लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास नंबर ज्यादा है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तो इसी के साथ एक उनमें से अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमारा जू वहीं पर से अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और बाहर से भी लोग अंदर आ जाते हैं। जो लोग बाहर वहां पर पैरा दे रहे थे वो सभी भागते हुए अंदर आ जाते हैं और हमारा जू एक एक करके उन सभी के ऊपर भी अटैक किया जाता है। क्योंकि यंग मास्टर नैमगोंग हमें साथ साथ वहां पर सभी टेक्निक्स के बारे में बता रहा था। वो कहता है ये तो बैम्बू लीफ फिश टेक्निक है, ये सेलेस्टियल पाम टेक्निक है, ये बुद्धिस्ट सातवां पाम टेक्निक है। साथ ही वो कहता है कि अगर मेरी मेमोरीज यहाँ पर करेक्ट है तो मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर शाओलिन की सुप्रीम टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है। शाओलिन की सुप्रीम 12 टेक्निक्स जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शाओलिन के खास मास्टर ही परफॉर्म कर सकते हैं, ये वो टेक्निक्स हैं। साथ उनका कैप्टन अपनी तलवार उठाता और कहता है कमीने कहीं के तुम मेरे हाथ से नहीं बचने वाले, और अपनी तलवार उठाकर जैसी माजू के ऊपर जाकर अटैक करता है तो माजू वहीं पर से अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, और वो भी शाओलिन की एक स्पेशल पाम टेक्निक होती है। उस पाम टेक्निक के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो कैप्टन वू की तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसकी तलवार के टूटने के साथ ही वहां पर उसको भी एक जबरदस्त हिट लगती है, जिसकी वजह से उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। तो ये एक स्पेशल वाजरा टेक्निक होती है, जिसके साथ वहां पर एक बड़ा सा हैंड प्रिंट बनता है जो कि सभी लोग वहां पर देख पा रहे होते हैं। यंग मास्टर नैमगोंग क्योंकि इन सारी की सारी टेक्निक्स को पहचानता है तो वो कहता है ये तो सुप्रीम इंडिस्ट्रक्टेबल पाम टेक्निक है। ऐसा नहीं है कि ये लड़का वाकई में यहाँ पर शाओलिन की तरफ से आया, इसके पास तो शाओलिन की सारी मार्शल आर्ट्स है, इसने शाओलिन की 72 सुप्रीम टेक्निक्स को भी मास्टर किया हुआ है। इसके बाद दिखाता है कि नैमगोंग आईयोन जो होती है वो अपनी चादर लेकर जाती है और जाकर उस लड़की को दे देती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और कैप्टन भी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। तो इसी के साथ ही माजूज के सामने आता है और उसके सामने बैठकर आकर अपनी वॉइस ट्रांसमिशन टेक्निक को यूज करते हुए कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात यहाँ पर कहने वाला हूँ और इस बात को ध्यान से सुना कर दोबारा तुमने यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के नो रिट्रीट पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर से रिट्रीट करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ पर से वापस जाना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर रिफ्यूज करोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी बुरी तरह से मारने वाला हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मौत से भी ज्यादा बदतर दर्द महसूस होने वाला है और तुम खुद कहोगे कि यहाँ पर मुझे मार डालो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है। तो कैप्टन उसे कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, और इसी के साथ ही माजू कहता है चलो फिर ठीक है। और साथ ही माजू जो होता है जैसे वहां पर उठकर खड़ा होता है उसे लगता है कि उसने मसला सॉल्व कर दिया, लेकिन वो पीछे घूमकर देखता है तो वो सभी यंग मास्टर और यंग मिसेस जो होते हैं घूर घूर कर उसे देख रहे होते हैं, क्योंकि उनमें से
किसी को भी यहाँ पर समझ नहीं आ रही होती कि अचानक से यहाँ पर हुआ क्या। तो हमारा जू कहता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर दिया, मैंने कुछ ज्यादा मार्शल आर्ट्स दिखा दिया, मुझे यहाँ पर कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही हमारा जू लोगों से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, पहले मुझे लगता है कि पहले हमें यहाँ पर सब कुछ क्लीन करना चाहिए और उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। और उसके बाद वो लोग वहां पर पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि वहां पर फाइटिंग की वजह से जो कुछ भी टूटा फूटा था वो सब कुछ ठीक करने के बाद सभी लोग जो होते हैं वहां पर एक टेबल के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, जहां पर हमारा जू जो होता है उसने अपने साथ कैप्टन वू को भी बिठा लिया होता है। कैप्टन वू जू के साथ ही बैठा होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को यहाँ पर मिलजुल कर बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जो है मार्शल आर्टिस्ट और हमें एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टार्ट में कैप्टन वू को भी अपने साथ बिठाना बिल्कुल ठीक रहेगा, जबकि बाकी के सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि इस कमीने को यहाँ पर साथ क्यों बिठा लिया गया। तो हमारा जू कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें हमारे साथ बैठकर यहाँ पर खाना खाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर ये तुम्हारी नादुरन ब्लेड एसोसिएशन वालों का ही बेस है। तो मास्टर पैंग कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकता, हमें तो लगा था कि यहाँ पर हम लोग किसी को कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कहीं पर से कोई हिडन मास्टर निकल आता है। तो मास्टर पैंग कहता है कि यहाँ पर तुम इस तरह से हंस कैसे सकते हो कि तुमने यहाँ पर हमारे सामने हमारा मजाक उड़ाया, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक स्कॉलर हो जो कि म्यूजियम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन देखो जरा तुम्हारे पास तो यहाँ पर कितनी सारी नॉलेज है, तुम तो शाओलिन के मार्शल मास्टर निकले। और हेमी भी उसे कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुमने यहाँ पर हमारे सामने जोक मारा, तुमने कहा कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, तुम म्यूजियम के बारे में हमसे जानना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है कि हम सभी लोगों की एनर्जी मिलाकर भी तुम्हारी एनर्जी के बराबर नहीं है। जबकि आयोन जो होती है वहां पर शर्मा रही होती है और कहती है कि ये बंदा बहुत ज्यादा कूल है, मुझे इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। जबकि हमारा जो जू होता है वो लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली तुम सभी लोगों से माफी मांगता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में डायरेक्टली नहीं बता सकता था कि मैं कौन और कहाँ से आया हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने थोड़ा सा झूठ बोला, लेकिन अफसोस कि मुझे यहाँ पर अब इस कैप्टन वू की वजह से अपनी पावर्स तुम सभी लोगों के सामने शो करवानी पड़ी। लेकिन ये बात वाकई में सच है कि मुझे म्यूजियम के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला, मैं कभी शाओलिन टेंपल से बाहर आया ही नहीं है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर म्यूजियम के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से तुम यही समझ लो कि मैं बिल्कुल नौसीखिया हूँ। साथ ही वो उनसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग इस बात को इग्नोर कर दोगे कि मैंने यहाँ पर तुम सभी लोगों से झूठ बोला, तुम लोगों से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की। तो यंग मास्टर नैमगोंग जो होता है वो आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोगों को इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तो हमारा जू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि तुम्हें यहाँ पर ये सारी की सारी मार्शल आर्ट्स कैसी आती हैं, क्या तुम बताओगे कि तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स कैसे जानते हो? अगर तुम हमें ये सारा कुछ बताओगे तो हम पहले वाली तुम्हारे झूठ को माफ कर देंगे, हम लोग यहाँ पर ये महसूस करेंगे कि हमें तुमने धोखा कंप्लीटली धोखा नहीं दिया, कम से कम तुमने हमें कुछ तो बताया। तो इसी के साथ ही जू जो होता है वहाँ पर सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर इन्हें क्या बताऊँ कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो मासूम से कहता है कि अच्छा ठीक है यार मैं तुम लोगों को बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो वो लोगों से कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर जानना चाहते हो तो मैं तुम लोगों से इस बात को नहीं छुपाऊंगा। क्या तुम लोगों ने यहाँ पर 6 पैट्रियार्च का नाम सुना है? शाओलिन टेंपल के मास्टर हुईनिंग जो कि 6 पैट्रियार्च थे, उनकी मार्शल आर्ट्स जो थी वो सारी की सारी मार्शल आर्ट्स इस वक्त मेरे पास है, यानी कि मैंने उनकी पावर्स को इनहेरिट किया है। ये बात सुनते ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो हिमालय डीमन कहता है कि लड़के तुमने कुछ ज्यादा लंबी छोड़ दी, जाके मास्टर हुईनिंग उसे कहता है कि ये बात वाकई में सच है कि तुमने मेरी मार्शल आर्ट्स को इनहेरिट किया है, ये झूठ तो नहीं है। जबकि इसी के साथ हेमी उसे कहते हैं ये इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर हुईनिंग तो 700 साल पहले मर चुके हैं और उनकी मार्शल आर्ट्स को तुम कैसे इनहेरिट कर सकते हो? उनकी मार्शल आर्ट्स उनके साथ ही चली गई। तो माजू से कहता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो उसी के साथ हेमी उसे कहती है कि मास्टर जो हुईनिंग थे उनकी मार्शल आर्ट्स की जो पीरियड थे वो टैंग डायनेस्टीज में थे, यानी कि आज से 700 साल पहले वो अपनी मार्शल आर्ट्स परफॉर्म किया करते थे और उसके बाद से अब तो उनको कोई याद भी नहीं है, यानी कि उनको किसी ने याद भी नहीं रखा हुआ और उनकी किसी मार्शल आर्ट्स को कोई यहाँ पर परफॉर्म भी नहीं कर सकता, यानी कि उनके नीचे उनके कोई भी डिसेंडेंट्स नहीं है। तो फिर तुम्हारे पास ये मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स कहाँ से आई हैं? ये मत कहते ना कि तुम पिछले 700 साल से जिंदा और तुम एक इमॉर्टल हो जो कि यहाँ पर हमारे सामने बैठे हुए हो। और मास्टर पैंग भी कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये इमॉर्टल कैसे हो सकता है? जबकि हिमालय डीमन कहता है कि लड़के अब तो रायता फैल गया, अब जहाँ पर बताओ कि तुम इसको क्लोज कैसे करोगे। तो उसी के साथ ही माजू लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी लोग इस बात को ठीक तरह से हजम नहीं कर पा रहे, तो मैं तुम्हें सारी की सारी बात बताता हूँ। मैं कभी मास्टर हुईनिंग से पर्सन से नहीं मिला। असल बात यह है कि मैं एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ माउंट आई के ऊपर। तो मैं माउंट आई के ऊपर हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए जाया करता था। तो एक दिन माउंट आई के ऊपर मुझे एक केव मिली जिस केव के अंदर शायद सालों से कोई नहीं गया था। तो उस केव के अंदर मैं चला गया और वहां पर जाने के बाद मुझे एक स्क्रिप्चर मिला, एक बुक मिली जिसके अंदर मास्टर हुईनिंग के सारे सीक्रेट्स लिखे हुए थे। मास्टर हुईनिंग ने उस बुक को खुद लिखा था, उसके अंदर उसकी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लिखी हुई थी। मैंने उस बुक को वहां पर मास्टर करना स्टार्ट किया, उसको पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे उसको बहुत सारे साल लगे, यानी कई सालों की मेहनत के बाद मैंने फाइनली वहां पर शाओलिन की मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और मुझे उसकी समझ आना शुरू हो गई थी। और पिछले कई सालों से मैं उसी को ट्रेनिंग कर रहा था, उसी की प्रैक्टिस कर
कर रहा था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरे पास यहाँ पर हुइनिंग के मास्टर की लेगेसी है, यानी कि मेरे पास उनकी मार्शल आर्ट्स की इनहेरिटेंस की पावर है। यंग मास्टर नैमकोंग उसे कहता है कि लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस और साथ में तुम बहुत ज्यादा लकी भी हो, तुम्हें यहाँ पर मास्टर हुइनिंग की मार्शल आर्ट्स मिल गई। और उनकी मार्शल आर्ट्स तो पिछले 700 साल पहले खत्म हो गई थी, लेकिन वो वाकई में बहुत ही महान मार्शल आर्ट्स थी और हम लोग जहाँ पर इसको देख पाए हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो मासूम लोगों से कहता है कि मुझे भी इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त मिले हैं, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों से पहले अपनी आइडेंटिटी को छुपाया था। तो यंग मास्टर नैमकोंग उसे कहता है कि जी मुझे लगता है कि हमारी म्यूजियम के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि तुम्हारे जैसा एक मास्टर जो अभी तक यहाँ पर म्यूजियम में जिंदा है, जो कि शाओलिन की मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकता है। और मुझे लगता है कि आज के बाद हम भी यहाँ पर तुम्हें यंग मास्टर कहकर ही पुकारना होगा और हमें बहुत ही ध्यान के साथ तुमसे बात करनी पड़ेगी। तो माजू कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मुझसे ध्यान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नैमकोंग उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर म्यूजियम में यानी ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के लोग जो वो सीनियरिटी के ऊपर बेस करते हैं, यानी कि यहाँ पर जिसके पास ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स होंगे और जिसके पास मास्टर जो होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, हम लोग उसे यहाँ पर सीनियर ब्रदर कहते हैं। जबकि तुम्हारे पास शाओलिन के मास्टर हुइनिंग की पावर्स हैं और मास्टर हुइनिंग जो थे वो 700 साल पहले यहाँ पर से गुजर कर चले गए, लेकिन वो एक डिवाइन बीइंग थे, यानी कि उन्हें यहाँ पर हिमनली मंक कहा जाता था। इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारे सीनियर ब्रदर हुए। वो बाकी सभी लोगों से भी कहता है क्या तुम सभी लोग भी ऐसा ही सोचते हो? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम सभी लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, इसे यहाँ पर यंग मास्टर ही कहना चाहिए। तो कैप्टन वो वहां पर सोच रहा होता है कि मैं इस कमीने के साथ यहाँ पर क्या करना और इसने मुझे अपने साथ यहाँ पर क्यों बुलाया है, और साथ ही वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि एक बार यहाँ पर मुझे आजाद होने दो और उसके बाद मैं इस कमीने से अपना बदला लेकर रहूंगा। इन्हें क्या लगता है कि ये लोग इतने रिलैक्स होकर यहाँ पर बैठकर गप्पे लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर जो होता है, हमारा यंग मास्टर जू जो होता है वहां पर फिर से वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए उसे कहता है कि तुम सरप्राइज हो रहे होगे है ना, और तुम यहाँ पर से भागने के बारे में सोच रहे होगे। अगर तुम यहाँ पर हमारा मूड खराब करने के बारे में सोच रहे हो कि तुम अचानक से बीच में कुछ बोल पड़ोगे या फिर तुम यहाँ पर से उठकर भागना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारी सोच है। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर से जा सकते हो, चुपचाप उठकर दफा हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर रोकूंगा नहीं और तुम्हारी मदद भी करूंगा। माजू वहां पर एक ऐसी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था जिससे वो यहाँ पर दूसरों से भी बात कर रहा था, साथ ही वॉइस ट्रांसमिशन सिग्नल भी भेज रहा था। तो इस बात से कैप्टन वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ही माजू से कहता है कैप्टन वू कि तुम्हें नहीं लगता कि अब यहाँ पर तुम्हें चला जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है और हम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर ट्रीट दे दी, यानी कि तुमने गलत किया और तुम्हें सजा मिली और उसके बाद हमने यहाँ पर एंजॉय किया और अब यहाँ पर से तुम जा सकते हो। तो कैप्टन वू से कहता है कि हाँ यंग मास्टर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमने गलत किया, हमें सजा मिली और अब मुझे यहाँ पर चले जाना चाहिए। तो इसी के साथ ही कैप्टन वू को वहां पर से भेज दिया जाता है। जबकि रात के वक्त हमारा जू जो होता है उसके पास क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं होती, तो यंग मास्टर से कहता है कि हम लोग अपने रूम्स को तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। ये अच्छी बात है कि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है और तुम हमारे साथ यहाँ पर इसी रेस्टोरेंट में रुक सकते हो। और इसी के साथ ही उसे वहां पर एक रूम बुक करवा कर देते हैं और इसी के साथ ही वो सभी लोग उसी रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं। और रात के वक्त हमारा जू जो होता है वो पानी के अंदर बैठा नहा रहा होता है। तो जब हमारा जू पानी के अंदर बैठा नहा रहा होता है तो इसी के साथ ही वो कहता है कि आज का दिन तो काफी ज्यादा लंबा था, जैसे जैसे मैं यहाँ पर एक आसान और एक सिंपल लाइफ जीने के बारे में सोच रहा हूँ वैसे वैसे मुझे लगता है कि मेरे लिए यहाँ पर लाइफ उतनी ज्यादा टफ होती जा रही है। तो हीवल डीमन उसे कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान की लाइफ कभी भी सिंपल नहीं होती। तो इसी के साथ ही हमारा जो यंग मास्टर जू होता है वो मास्टर हुइनिंग से कहता है कि मास्टर हुइनिंग मुझे लगता है कि इस बार तो आपने यहाँ पर मेरे पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, अब हम लोग तुम्हारी बॉडी का हिस्सा है तो हम तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट्स दे सकते हैं। फिर साथ ही माजू कहता है कि दिन वाकई में काफी ज्यादा लंबा और मुश्किल भरा था और साथ ही उसे साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई इस तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये वाला बंदा जो होता है ये डीमन किंग ब्लू फेस डीमन किंग गन पियो होता है। तो गन पियो वहां पर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, वो भी शायद वहां पर नहाने के लिए आया क्योंकि उसने भी वहां पर कपड़े नहीं पहने होते। तो उसके सामने आकर जब वो खड़ा हो जाता है तो गन पियो वहां पर आकर खड़े होने के बाद हमारे जू की तरफ देखना शुरू कर देता है। हमारा जू कहता है कि ये क्या, ये तो वही बंदा है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इस मुच्छड़ से तो मैं भाग कर रहा था, मैंने अपनी जान छुड़वाई थी और ये फिर से यहाँ पर मेरे पीछे आ गया, इसका मतलब कि ये मेरा पीछा कर रहा था। हमारा जू से कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसी के साथ वो फिर से उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और उसे कहता है ग्रेट वॉरियर प्लीज यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट कर लो, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो प्लीज यहाँ पर मुझे अपना सबऑर्डिनेट बना लो। जू से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे कान यहाँ पर फटने वाले थे, तुम क्या आराम से बात नहीं कर सकते? और साथ ही उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर तब से मेरा पीछा कर रहे हो जब से मैं वहां पर से निकला हूं? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारा पीछा कर रहा था, मैं एक बार मर चुका हूँ, मेरे 6 ब्रदर्स को मार दिया गया, अब यहाँ पर मैं अकेला बचा हूँ, बताओ मैं यहाँ पर और क्या करूँ? मैं अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर तुम्हें गार्ड करूंगा, यानी कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने को तैयार, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम जो मुझसे काम करवाना चाहो मैं कर सकता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। यंग मास्टर सू कहता है कि अब इस बंदे का क्या किया जाए? तो हिमली डीमन उसे कहता है कि इसमें यहाँ पर मुश्किल क्या है, तुम बस यहाँ पर इसको जल्दी से अपना सबऑर्डिनेट बना लो, वैसे भी तुम्हें यहाँ पर आगे जाकर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा जू कहता है क्या वाकई मुझे यहाँ पर अपना सबऑर्डिनेट बना लेना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इतनी बड़ी हैवी बॉडी बिल्ड वाले मुच्छड़ को अपने साथ लेकर घूमूंगा तो सभी लोगों को तो यहाँ पर पता चल जाएगा मेरी आइडेंटिटी क्या है, तो मैं यहाँ पर इसे रखूंगा कहाँ पर? ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई इसे देख ना पाए,
इसी के साथ ही हमारे जू को चाह आता है कि वो उसे किसी जगह पर बेच सकता है। तो हमारा जू से कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना सबऑर्डिनेट बना लेता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर से जाना होगा। और नेक्स्ट सीन माउंट टाई का मिस्टीरियस लिटिल पीक का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर वान और मास्टर हुइनो जो होते हैं वो लकड़ियां काट रहे होते हैं और दोनों वहां पर अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं कि इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आना स्टार्ट होती है। वो दोनों ही जल्दी से साइड के ऊपर देखते हैं कि अब ये अचानक से आवाज कहां पर से आ रही है। तो वो कहते हैं कहीं यंग मास्टर वापस तो नहीं आ गए। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं यंग मास्टर वापस कैसे आ सकते हैं। तो इसी के साथ दिखाते हैं कि मास्टर गनपियो जो होते हैं, गनपियो वहां पर एक बड़ा सा बैग उठाकर उनकी तरफ वहां पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं फाइनली मुझे मिल गया, फाइनली मुझे मिल ही गया। तो उन्हें वहां पर जाकर वो टैबलेट स्टोन मिल जाता है। हमारे जू ने से बताया जाता है कि तुम्हें लिटिल मिस्टीरियस पीक के पर जाना होगा, वहां पर 2 मास्टर्स होंगे, वो तुम्हें यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। तुम इस वक्त इतने स्ट्रॉन्गर नहीं हो कि तुम मेरे साथ चल सको, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर अपने स्किल्स को इंप्रूव करना होगा और जाकर उन दोनों मास्टर्स के पास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए तुम वहां पर चले जाओ, जब तुम तैयार हो जाओगे तब तुम मेरे पास आ जाना। और इसी के साथ ही जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर दोनों बुढ़े मास्टर्स के सामने अपना सर झुका देता है और कहता है कि प्लीज सर मुझे यहाँ पर अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर ले। ग्रेट मास्टर ने मुझे यहाँ पर आपके पास भेजा है, उन्होंने यहाँ पर मुझे आप दोनों के पास भेजा है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा वानो से कहता है कि तुम जहां पर किसको अपना मास्टर कह रहे हो, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोई भी आ सके, इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता। तो हुइनो से कहता है कि मुझे लगता है कि यंग मास्टर जू ने से उस बारे में बताया होगा, उसी ने इस जगह के बारे में इसको बताया है। साथ ही वो दोनों कहते हैं कि पता नहीं इस वक्त हमारा यंग मास्टर कर क्या रहा है। तो इसी के साथ उनके यंग मास्टर को दिखाते हैं कि वो मास्टर यानी कि वो बुद्धा की टेक्निक्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो शाओलिन की टेक्निक्स को बैठकर परफॉर्म कर रहे होते हैं और हमारे मास्टर हुइनिंग उसकी मदद कर रहे होते हैं। वो उसकी बॉडी के अंदर की के फ्लो को बेहतर बना रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम अपनी बॉडी के अंदर की के फ्लो को आसानी से कंट्रोल कर सको। तुम्हारी बॉडी के अंदर 2 कीज हैं और दोनों की पावर्स को तुम्हें यहाँ पर अच्छे से मेंटेन करना ही होगा। तुम्हारा जू जो होता है वहां पर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आज मैंने यहाँ पर काफी अच्छा किया है। तो मास्टर हुइनिंग उसे कहता है कि हाँ तुमने वाकई में आज बहुत ज्यादा अच्छा किया है, तुम तो दिन ब दिन यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो। जबकि हिमालय डिमन उसे कहते हैं क्या सीरियसली मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह की बेसिक ट्रेनिंग करनी चाहिए, जबकि तुम्हारे पास यहाँ पर हमारी अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं। तो हमारे मास्टर हुइनिंग उसे कहते हैं कि बेसिक टेक्निक्स बेहतर रहती हैं, पहले में यहाँ पर बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो हिमालय डीमन उसे कहता है कि तुम तो छोड़ो अपनी बातों को। फिर साथ ही वो कहता है कि ह्यूमन डिस्ट्रॉयर बताओ कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, अब तुम आगे क्या करने वाले हो। तो हमारा जू से कहता है कि मुझे क्या पता कि अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ, जो भी आगे आएगा बस उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो हिमालय डीमन उसे कहता है कि बेवकूफ मैं यहाँ पर तुम्हारी मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, वो हमारी मार्शल आर्ट्स के साथ कंपेटिबल नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर पहले अपनी बॉडी को बेहतर बनाना चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर तुम्हारी डेली रूटीन की एक्सरसाइज को मेंटेन करूं? मैं उसकी लिस्ट बना सकता हूं, तुम्हें बता सकता हूं कि तुम डेली यहां पर क्या कर सकते हो। तुम्हारा जू से कहता है कि तुम्हारे सपने में मैं तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, मुझे तुम्हारी तरह यहां पर कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। और साथ ही वो कहता है कि मेरे वैसे भी इतने बड़े बड़े प्लान्स तो नहीं है, मैं तो यहां पर चुपचाप बस रहने लेटने के लिए आया, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने यहां पर अपने आप को चेंज भी इसीलिए किया था ताकि मैं म्यूजियम में आजाद घूम सकूं। मैं एक आजाद बटरफ्लाई की तरह यहां पर घूमना चाहता हूं, ना कि यहां पर किसी संस्था का लीडर बनकर अपने आप को किसी के साथ बाइंड करना चाहता हूं। मुझे यहां पर किसी चीज को गिव अप भी नहीं करना, जिस तरह पहले मुझे मेरे अपने थ्रोन को गिव अप करना पड़ा। तो ह्यूमन डिमन से कहता है कि गिव अप ना करना पड़े, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, तुम्हें इतना स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा कि कोई तुम्हारे हाथ से तुम्हारी चीज को छीन ना सके, और उसके बाद तुम यहाँ पर किसी भी चीज को गिव अप नहीं कर पाओगे। जबकि मास्टर होइनिंग उसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इसकी डार्क पाथ की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ एक ऑर्डर के मुताबिक ही होता है। जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वही होता है, और जो आपका नहीं था वो आपसे पास से चला गया, और आपको यहाँ पर उसके लिए पछताने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए आप ये ना कहें कि आप यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनकर उसे वापस जाकर छीन लेंगे। तो वो दोनों ही एक तरफ से अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। एक उसे कह रहा था स्ट्रॉन्ग बन और चीजें वापस छीन लो, दूसरा कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो किस्मत का खेल था। तुम्हारा जू कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता रहता है कि जैसे कि मैं कुछ दिनों तक बुरा बन जाता हूं और कुछ दिनों तक अच्छा बन जाता हूं, कि मेरे साथ यहाँ पर एक हिमालय मॉक और हिमालय डीमन हर वक्त मेरे साथ ही रहते हैं। तुम्हारा जू उठकर बैठ जाता है, कहता है कि अब ठीक है बस करो, तुम दोनों बस करो, अब मैं यहाँ पर खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे आगे क्या करना है, तुम्हें मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ ही उठकर बैठ जाता है। साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे ये बताओ कि मेरी बाकी की सभी मेमोरीज इतनी बुरी तरह से अफेक्टेड क्यों हुई हैं, और साथ ही मुझे तुम्हारी मेमोरीज ज्यादातर क्यों नहीं मिल पाई। सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की मार्शल आर्ट्स मेरे ब्रेन में मौजूद है, यानी कि तुम दोनों की मार्शल आर्ट्स को मैं हासिल कर पाया हूं, और बाकी की तुम्हारी जिंदगी की जितनी मेमोरीज थी वो सारी कहां पर चली गई हैं। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर मेरे पास सारी की सारी मेमोरीज होनी चाहिए, अगर तुम दोनों की बॉडीज यानी कि तुम दोनों की सोल इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर है। तो हिमालय डीमन उसे कहता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारी इंदर की
की बहुत ज्यादा कम है। जब तुम्हारी इनर की ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जब तुम पावरफुल इंसान बन जाओगे, तब तुम यहाँ पर हमारी मेमोरीज को भी पूरी तरह से यूज कर पाओगे। और जब तुम यहाँ पर अपनी मेमोरीज को यूज कर पाओगे, तब हम यहाँ पर और भी बहुत सारी ट्रिक्स को भी यूज कर पाएंगे। तो ज़ू से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तो ह्यूमनली डीमन उसे कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक को यूज कर पाएंगे जिससे हम लोग तुम्हारी हार्ट बीट को बहुत ज्यादा स्लो कर देंगे, इतना स्लो कर देंगे कोई भी अगर तुम्हें चेक भी करेगा तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम मर चुके हो। इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक्स जो कि तुम्हारी जान बचा सकती हैं। और जब यहाँ पर तुम्हारा कल्ट की कंसंट्रेशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हें हमारी सारी की सारी मेमोरीज याद आ जाएंगी और तुम्हें समझ आ जाएगी कि हमारे पास कितनी पावर्स थी उस वक्त, हम लोग अपने आप को तुम्हारी बॉडी से अलग कर सकते हैं। और साथ ही ह्यूमनली डीमन अपने आप में वहां पर सोच रहा होता है कि हाँ, मैं अपने आप को तुम्हारी बॉडी से अलग कर सकता हूँ और फिर यहाँ तो किसी और की बॉडी के ऊपर जाकर कब्जा कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करके फिर तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ। जबकि ज़ू की बातें सुनने के बाद कहता है कि आगे क्या, तुमने यहाँ पर कहा कि तुम अपनी बॉडी को हमारी बॉडी से अलग कर सकते हो, इस बात का क्या मतलब है? तो ह्यूमनली डीमन से कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर से किसी दूसरी बॉडी के अंदर जाकर घुस सकते हैं या फिर हम लोग अंडरवर्ल्ड में जा सकते हैं और वहां पर से जाकर तुम्हारी किसी से बात करवा सकते हैं। तो ये बातें सुनने के बाद ज़ू काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि ये हमारी बॉडी से अलग हो जाएंगे। साथ ही ज़ू वहां पर सोच रहा था, किसने कहा कि अंडरवर्ल्ड में किसी से बात करवा सकता है, कहीं इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि मेरे ग्रैंडफादर से मेरी बात करवा सकता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो रात के वक्त का दिखाया जाता है कि रात के वक्त ज़ू जब सो रहा था उसे एक सपना आता है, जिस सपने में उसे ग्रैंडफादर दिखाई देते हैं। तो उसके ग्रैंडपा उसके सामने खड़े होते हैं और वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। तो वो चिल्ला कर उनसे कह रहा था, ग्रैंडफादर ये मैं हूँ जुन वैन, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे? ग्रैंडफादर ये मैं हूँ। तो इसी के साथ ही वो चिल्ला कर उसे कह रहा था कि जब से आपने मुझे छोड़ा है तब से यहाँ पर जिंदगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, मुझे मेरे पैलेस से भी निकाल दिया गया है, मुझे यहाँ पर कितना ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा ग्रैंडपा, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। इसी के साथ ही उसके ग्रैंडपा आगे बढ़ते हैं, उसके चेहरे पे हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे बच्चे यूनवेन, तुम्हें यहाँ पर रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो तुम यहाँ पर अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, अब तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर हमसे एक अलग बात पर चलना है, यानी कि तुम्हें मेरे रास्ते के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर अपने रास्ते को फॉलो करना है, जो तुम्हें चलना है उसी रास्ते के ऊपर चलना। इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम वापस उसी दुनिया में आओ जिस दुनिया में यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा सफरिंग्स और बहुत ज्यादा दर्द को महसूस करना पड़ा, मैं नहीं चाहता कि तुम उस दुनिया में वापस आओ। और साथ ही वो उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर एक डीमन मत बन जाना, बदला लेने के लिए एक ह्यूमनली डीमन मत बन जाना, और साथ ही प्लीज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना, मेरे पोते तुम्हें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और साथ ही वहां पर से वो गायब हो जाते हैं, जबकि हमारा जुनवेन जो होता है वहीं पर से चलाता रह जाता है और कहता है ग्रैंडफादर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं। लेकिन उसके ग्रैंडफादर वहां पर से चले जाते हैं और इसी के साथ ही वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है, वहां पर चिल्ला रहा होता है। तो दोनों ह्यूमनली डीमन और ह्यूमनली मॉन्क से कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से यहाँ पर इतने ज्यादा विचलित क्यों हो गए, तुम यहाँ पर चिल्ला रहे थे। और मास्टर हुइनिंग भी उसे कहते हैं कि हाँ क्या होगा, क्या तुमने यहाँ पर कोई बुरा सपना देखा है? तो ज़ू से कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर एक सपना देखा लेकिन वो बुरा नहीं था। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो शुक्र है कि अब मैं यहाँ पर उठ गया हूँ। और साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर जगाने के लिए। तो ह्यूमनली डीमन उसे कहता है कि यहाँ पर तुम बाद में इस बारे में बात करना, पहले यहाँ पर देखो तुम्हारे रूम के बाहर कोई है, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर चलाकर जगाया है। तो ज़ू कहता है क्या मेरे रूम के बाहर कोई है, क्या कोई असैसिन है, क्या तुम्हें लगता है कि इस वक्त नादरन ब्लेड एसोसिएशन के लोगों ने किसी असैसिन को मुझे मारने के लिए भेजा होगा? तो दरवाजा खुलता है, वहां पर से लड़की अंदर आती है। तो ये हमारी आयोन होती है। तो आयोन वहां पर से अंदर की तरफ आ रही होती है। तो ज़ू कहता है कि ये क्या, ये तो एक लड़की लगती है। जैसी वहां पर अंदर आती है और अंदर आने के साथ अपनी जैकेट उतार देती है और से कहती है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर और ज्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करूंगी तो मैं इस मौके को खो दूंगी और आपको भी हमेशा के लिए खो दूंगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए चली आई। जब से मैंने आपको देखा मुझे तब से आपसे प्यार हो गया और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। और साथ ही वो उसके बिस्तर के ऊपर चढ़ आती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी हिम्मत जुटाकर आपके साथ सोने के लिए इस बिस्तर के ऊपर आ गई हूँ। ह्यूमनली डीमन उसे कहता है कि चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, क्योंकि एक वॉरियर के पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं और वो हर रोज हर अलग लड़की के साथ मजे करता है, तो तुम्हें भी यहाँ पर ये करना चाहिए। ह्यूमनली मॉन्क उसे कहता है कमी ताबा ये बहुत ही बुरा काम है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ ही वो आयोन जो होती है उसकी तरफ आके बाड़ी होती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम बहुत ज्यादा करिश्मेटिक हो और मैं यहाँ पर इस सब से निकल नहीं पा रही और मुझे तुम्हारे साथ सोना है। जबकि ज़ू जो होता है वहां पर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसको मुंह से पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अगर किसी ने देख लिया तो मैं भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्योंकि तुम यहाँ पर नैमगोंग फैमिली के यंग मिस हो और इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रुको, तुम जल्दी से प्लीज यहाँ पर से चली जाओ ताकि कोई तुम्हें देख ना सके। तो आयोन उसे कहती है कि यंग मास्टर तुम इतने ज्यादा कोल्ड कैसे हो सकते हो कि तुम यहाँ पर मेरी ऑफर को इतनी आसानी से रिजेक्ट कर सकते हो, क्या तुम यहाँ पर मुझसे नफरत करते हो? तो ज़ू से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मेरे जैसे केमेच्योर जो अभी भी यहाँ पर म्यूरम में एंटर हुआ है वो यहाँ पर नैमगोंग ऐसी बड़ी फैमिली को अपना दुश्मन बना ले, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ
देख लिया तो फिर नैमगोंग की पूरी फैमिली मेरी दुश्मन भी बन सकती है। अभी तो मैंने यहाँ पर दोस्त बनाने शुरू किया है, इसी वजह से प्लीज यहाँ पर मेरी बात को मानो। और मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कैसा फील हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कल को तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने का मौका मिलेगा और वक्त भी मिलेगा, इसलिए फिलहाल के लिए प्लीज यहाँ पर से चली जाओ। तो ये बात सुनने के बाद आयोन उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर बिना सोचे समझे अंदर आ गई, इसलिए प्लीज यहाँ पर से मैं जा रही हूँ, लेकिन प्लीज यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारा जू से कहता है कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ पर से फिलहाल के लिए तो जाओ ना, बाद में यहाँ पर इस बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ वो उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें यहाँ पर अपना टाइम लेना होगा, तुम अपना टाइम लो, इस बारे में सोचो और उसके बाद तो मुझे बताना कि तुम्हें यहाँ पर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है या नहीं। और इसी के साथ ही वहां पर चली जाती है। उसके चले जाने के बाद माजू कहता है कि शुक्र है कि वो चली गई। हिमनली डीमन उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा एक इंसान कभी भी हिमनली डीमन नहीं बन सकता, तुम तो कुछ ज्यादा ही सिंपल हो। जबकि हिमनली मंक उसे कहता है कि सर आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपको किसी पराई औरत को छूना भी नहीं चाहिए। तो माजू उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे एक काम याद आ गया है। तो हिमनली डीमन उसे कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा होगा और उसके बाद तुम उस लड़की के रूम में जाओगे और वहां पर जाकर उसके साथ मजे करोगे। चलो ठीक है, अब जल्दी से चले जाओ। जबकि माजू कहता है बेवकूफ कहीं कि मुझे कोई और काम याद आया है, तुम किस तरह की बकवास किए जा रहे हो, मैं जहां पर से बाहर जाने वाला हूं और मुझे अचानक से काम याद आया, मुझे किसी से जाकर मिलना होगा क्योंकि मैं जहां पर काइफेंग सिटी में सिर्फ और सिर्फ इस नॉर्थर्न ब्लेड एसोसिएशन के बेस के अंदर दोस्त बनाने के लिए तो नहीं आया था। और इसी के साथ ही माजू जो होता है बाहर निकलता है, हिमनली डीमन स्टेप टेक्निक को यूज करते बड़ी तेजी के साथ हवा में उड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो हिमनली डीमन उसे कहता है कि लगता है कि तुमने मेरी हिमनली डीमन फ्लाइंग टेक्निक को काफी अच्छे से मास्टर कर लिया और तुम यहाँ पर काफी अच्छे से अब भाग भी सकते हो, तुम्हारी स्पीड भी काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन तुम्हें इस वक्त सोया होना चाहिए था और तुम इस वक्त जा कहां पर रहे हो। तो माजू से कहता है कि मैं जहां पर इस वक्त एक मास्टर से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो इन लोगों ने मुझे कहा था कि जहां पर बैगर सेक्टर का हेडक्वार्टर है, जहां पर उनके ग्रैंड मास्टर रहते हैं और वो भी हमारे सबऑर्डिनेट है, मैं जाकर उनसे मिलने वाला हूं। ठीक है, साथ ही माजू जो होता है वो शावलिन टेंपल के बाहर जाकर लैंडिंग मारता है और कहता है कि देखो तो जरा ये टेंपल आज भी कितना ज्यादा शानदार है। वहां पर बाहर एक बहुत ही बड़ा सा स्टैचू होता है और उस टेंपल के बाहर पहुंचने के बाद माजू कहता है कि मुझे इसी जगह के ऊपर ही तो आना था। तो हिमनली डीमन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर इस टेंपल में रिस्पेक्ट देने के लिए आए हो या फिर पूजा करने के लिए आए हो। तो यंग मास्टर जू से कहता है कि जो बाहर से तुम्हें यहाँ पर ये टेंपल दिखाई दे रहा है, असल में ये बैगर सेक्टर के लोगों का हेडक्वार्टर है और बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर पता चल जाएगा। और जैसे माजू आगे बढ़ने लगता है, इसी के साथ दो बैगर वहां पर अपने खंजर लेकर बाहर निकलते हैं और आकर अपने नाइफ उसके गले के ऊपर रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैगर हेडक्वार्टर में नहीं घुस सकते, बताओ तुम्हारे यहाँ पर आने की रीजन क्या है। माजू उन लोगों से कहता है कि मुझे लगा ही था कि मैं यहाँ पर सही जगह पर आया हूँ, यही तो बैगर गैंग का हेडक्वार्टर है और ये लोग इतनी आसानी से मुझे अंदर नहीं आने देंगे। और साथ ही माजू कहता है कि जहाँ पर बैगर्स की वेस्ट ऊपर उनका जो कपड़ा बंधा होता है उसके ऊपर जितनी नॉट्स होंगे, इसका मतलब जैक ही उतने ज्यादा सीनियर हैं और इस बंदे के जो कपड़ा बंधा हुआ है उसके ऊपर 2 नॉट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब जैक ये लोग जो है वो हाउस मेंबर्स नहीं हैं। लगता है कि ये लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बैगर्स हैं। और इसी के साथ ही वो लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर से मिलने के लिए आया हूँ, मेरा नाम वैन जून है, क्या तुम जाकर अपने मास्टर को बुलाओगे, तुम्हारे ग्रेट मास्टर यानी तुम्हारे पहले जो ग्रैंड मास्टर थे मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो वो ये बात सुनते वो लोग जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ते और साथ उसे कहते हैं कहीं तुम वाकई में वही लड़के तो नहीं हो जिसका नाम आजकल काफी ज्यादा फेमस है, क्या तुम जेड फेस डिवाइन ड्रैगन हो। तो माजून से कहता है कि मेरा नाम वेंजुन तो है, लेकिन ये जेड फेस डिवाइन ड्रैगन ये कहां से आ गया है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें शायद इस बारे में नहीं पता, लेकिन ये निकनेम तुम्हें जहां पर दिया गया है, हमारी इंफॉर्मेशन जो है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक तुमने नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन वालों के साथ फाइट की थी शाओलिन टेंपल की मार्शल आर्ट्स को यूज करते हुए, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर ये वाला नाम दिया गया है और तुमने तो यहाँ पर पूरी तरह से हलबली मचा दी हुई है, पूरी तरह से यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन वालों को क्रश करने के बाद तुम्हारा नाम काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। तो माजू कहता है कि यहाँ पर बैगर वालों का तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है, इन लोगों के पास हर एक इन्फॉर्मेशन, इन लोगों के पास मेरे बारे में भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इनके साथ और क्या बहस करूं। तो इसी के साथ ही वो लड़के उसे कहते हैं कि हमारे साथ आओ, हम तुम्हें अपने ग्रैंड मास्टर के रूम तक लेकर चलते हैं। और इसी के साथ उसे अंदर लाया जाता है जहां पर हमारा जू जो होता है वो आकर टेबल के पास बैठ जाता है और इसी के साथ ही वहां पर सामने से एक और बंदा निकल कर आता है, जिसके साथ एक बंदा वहां पर से निकल कर आता है जिसकी वेस्ट के ऊपर कपड़ा बंधा होता है, जिसके ऊपर 3 नॉट्स होती है। तो वो उसे कहता है कि सर प्लीज हमें माफ करिएगा कि हमने आपको यहाँ पर दरवाजे के ऊपर रूडनेस दिखाई, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पर डिवाइन जेड ड्रैगन है। और इसी के साथ ही माजू कहता है कि ये बंदा जो है इसकी पोजीशन काफी ज्यादा हायर लगती है। तो माजू से कहता है कोई बात नहीं, तुम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने हेडक्वार्टर की रक्षा कर रहे हो। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि सर बताएं आपको यहाँ पर हमारे ग्रैंड सेक्टर लीडर से क्या काम है, आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो माजू जो होता है अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है, एम्परर टोकन को निकालता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस एम्परर टोकन के लेकर आया हूँ, तुम इस टोकन को एक बार ग्रैंड मास्टर को दिखाओ
दिखाओगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पर उनसे क्यों मिलने के लिए गया हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो बैगर उसे कहता है जी सर मैं आपकी बात समझ गया, और साथ ही उसे कहता है कि मैं अभी जाकर सेक्टर लीडर को बता कर आता हूँ और वो थोड़ी देर में आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो माजू कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ। तो वो कहता है हाँ सर बताए आपको क्या पूछना है, क्या आपको कोई चीज चाहिए। तो माजू कहता है कि मैंने सुना था कि बैगर्स जो है ये बिना किसी फेवर के कुछ भी नहीं करते और मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ मेरी सारी बातें मान रहे हो, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो जी के साथ ही वो बैगर उसे कहता है कि सर हमारी बैगर गैंग और नादरम ब्लेड एसोसिएशन के दरमियान में हमेशा से एक झगड़ा चल रहा था और जिस तरह से आपने जहां पर नादरम ब्लेड एसोसिएशन के उन सोल्जर्स और कैप्टन वू को बुरी तरह से पीटा है उसके बाद से हमें लगता है कि आप हमारी साइड के ऊपर, और अगर आप हमसे मिलने के लिए आए तो फिर हम तो आपका साथ देंगे ना, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। हालांकि मुझे ये तो नहीं पता कि हमारे ग्रैंड मास्टर के साथ आपका किस तरह का कनेक्शन है, लेकिन इसके बावजूद मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी कि अगर आप यहाँ पर हमारे ग्रैंड मास्टर के साथ मिलकर कोई अलायंस बना लें या फिर आपके दरमियान में कोई रिलेशनशिप निकल आए तो आप यहाँ पर वेट करें, मैं अभी जाता हूँ, जाकर ग्रैंड मास्टर को बताकर आता हूँ और उन्हें आपके टोकन के बारे में बताऊंगा और हो सकता है कि वो जल्दी से आपसे मिलने के लिए आ जाए। तो माजू कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही वो लड़का वहां पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद माजू सोच रहा था जरा देखो तो सही, बाहर से ये टेम्पल बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देता है लेकिन अंदर किस तरह से बहुत सारी केव्स बनी हुई है और अंदर से यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर काफी ज्यादा बड़ा है। ऐसे लगता है जैसे कि बैगर गैंग के साथ पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, यानी कि कोई यहाँ पर बैगर गैंग के साथ पंगा लेकर बचेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बैगर्स नहीं है बल्कि ये सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं। और इसी के साथ ही माजू को साइड के ऊपर से दौड़ने की आवाज आती है तो ग्रैंड मास्टर बड़ी तेजी के साथ दौड़ते वहां पर आते और आकर दरवाजा खोलते और कहते हैं कहां पर है वो यंग मास्टर जो इस टोकन को लेकर आया है। तो बाहर आने के साथ ही वो कहता है कि यंग मास्टर क्या ये टोकन तुम लेकर आए हो। तो उसके हाथ में वही एम्परर टोकन होता है। तो उसे कहता है क्या ये एम्परर टोकन तुम्हारा है। तुम्हारा जू से कहता है कि हाँ ये एम्परर टोकन मेरा है, मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। और हमारा जू जो होता है उसकी वेस्ट के ऊपर लगे हुए कपड़े की तरफ देख रहा होता है। तो ग्रैंड मास्टर की वेस्ट के ऊपर बहुत सारी नॉट्स लगी होती है और वहाँ पर दो कपड़े होते हैं, जिन दोनों के ऊपर ही बहुत सारी नॉट्स होती हैं। हमारा जू कहता है कि इसके पास तो बहुत सारी नॉट्स वाला कपड़ा है, इसका मतलब यह है कि ये वाकई में ग्रैंड मास्टर है। तो ग्रैंड मास्टर फिर से पूछता है क्या इस टोकन को तुम लेकर आया। तो वो कहता है कि हाँ मैं इस टोकन को लेकर आया हूँ। तो ग्रैंड मास्टर इसी के साथ उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं कि ये आपका लोली सब्जेक्ट पुंग चियोंग हो आपके सामने घुटने टेकता है और आपको रिस्पेक्ट देता है। यंग मास्टर हमारे एम्परर प्लीज यहाँ पर मुझे माफ करिएगा, मैं जल्दी नहीं आ सका। और इसी के साथ ही माजू कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये क्या यहाँ पर आप मेरे सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं। तो उसे कहते हैं कि ये सब कुछ इस ग्रेट एम्परर टोकन की वजह से है, जिसके पास ये टोकन होगा वो हमारा एम्परर होगा। इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर उसे कहता है कि आज के बाद से मैं अपनी जान दांव पर लगाकर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, जो भी आप कहेंगे मैं आपको सपोर्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें आपकी मदद जरूर करूंगा। तो माजू की बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि ट्विन नोज ने मुझे कहा था कि मुझे वहां पर जाने के बाद टेंपल में बैगर किंग यानी ग्रैंड मास्टर से जाकर मिलना होगा और बैगर किंग मेरी मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी तरह का काम क्यों ना हो वो जरूर मेरे लिए करेगा। और उन्होंने यहाँ पर कहा था कि मुझे जाकर एम्परर टोकन की मदद लेनी होगी, अगर मैं एम्परर टोकन जाकर उसे दिखाता हूँ तो वो मेरी मदद करेंगे। और इसी के साथ ही माजू को अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है, जहाँ पर सपने में उसके ग्रैंडपा ने कहा था कि अब तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो और तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो माजू कहता है कि पता नहीं ग्रैंडपा ने इस टोकन के अंदर कितनी पावर छोड़ी है कि जो भी इस टोकन को देखता है उसी वक्त मेरे सामने घुटने टेक देता है। तो ग्रैंड मास्टर उसके सामने आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि हुईनो और वानो उन दोनों का क्या हाल है, वो दोनों कैसे हैं। तो इसी के साथ ही उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर 6-7 महीने पहले उनको छोड़कर निकला था और मुझे लगता है कि वो लोग ठीक ही होंगे और वैसे मैंने यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट को उनके पास भेजा है, जो उसका मतलब यह है कि अब वो 3 लोग हो चुके हैं। तो ये बात सुनने के बाद बैगर किंग उसे कहता है कि सर आप यहाँ पर मेरे साथ कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, आपको जो भी मुझसे बात करनी है। तो माजू से कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे यहाँ पर तुम्हें एम्परर कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने एम्परर नहीं रहा और ना ही यहाँ पर तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे यंग मास्टर कह सकते हो। तो मास्टर पोंगो से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरह से कैसे बुला सकता हूँ जबकि तुम यहाँ पर हमारे एम्परर हो। अब बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, प्लीज बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ। मास्टर हुईनो, मास्टर वान और मैं यानी कि हम तीनों लोगों को यहाँ पर आपके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने इम्प्लांट किया था, उन्होंने यहाँ पर हमें छोड़ा था और हमसे कहा था कि जब कभी उनका बेटा या उनका पोता यहाँ पर अपने एम्परर टोकन को लेकर आए तो हमें उनकी मदद करनी होगी और मुझे लगता है कि आप हमसे मदद के लिए आए होंगे। तो माजूस की बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है, फिर साथ से कहता है कि बैगर पोंग तुम्हारा जू से कहता है कि बैगर पुंग तुम्हारी बात तो ठीक है कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करने को तैयार हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी किसी किस्म की पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होना चाहता, मुझे अब दोबारा से वही सब कुछ नहीं करना। मेरे अंकल जैन अब यहाँ पर नए एम्परर हैं और वो इस एरा के नए हीरो हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं वापस जाकर उनसे कहूँ कि अपनी गद्दी के ऊपर से हट जाएं, जो गद्दी जिसके ऊपर पहले मेरा अधिकार था, और मैं जाकर अपनी फैमिली कोरम में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता, यानी कि मैं अपनी फैमिली से फाइट तो नहीं करना चाहता। तो इसी के साथ ही मास्टर पोंगो से कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर और क्या प्लान कर रहे हो माय लॉर्ड, तुम
यहाँ पर से काम जिंदगी तो नहीं गुजार सकते, क्योंकि तुम कभी एक एम्परर हुआ करते थे, तुम्हें यहाँ पर एक एम्परर ही होना चाहिए। तो मासूद से कहता है कि अब जबकि मैं एक एम्परर नहीं रहा तो मैं यहाँ पर इस तरह की एक लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं गुजार सकता, इसी वजह से मैं यहाँ पर दोबारा एम्परर बनने के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे से कंट्री का एम्परर नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं इस पूरी दुनिया का एम्परर बनना चाहता हूँ। तो क्या तुम यहाँ पर अपनी बैगर किंग और ट्विन नोज की यानी अपनी फोर्स को लेकर मेरा साथ दोगे, ताकि मैं यहाँ पर इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकूं। तुम्हारी बैगर्स की आर्मी मास्टर वान और मास्टर हुइन और साथ ही मेरी पावर्स, हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर जितने भी छोटे सेक्टर्स हैं उन सभी लोगों को सबड्यू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पूरी की पूरी म्यूरम के ऊपर कब्जा कर लेंगे और मैं यहाँ पर पूरी म्यूरम का नया एम्परर बन जाऊंगा। तो बैगर पोंग बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम यहाँ पर इसमें मेरा साथ दोगे, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए खून खराबा करने को तैयार हो। तो मास्टर पोंग जो होते हैं वहां पर चुपचाप उसकी बात सुन रहे होते हैं। तो क्या मास्टर पोंग यहाँ पर इसका साथ देने को तैयार होंगे, क्या वो यहाँ पर उसे एम्परर बनाने के लिए खून खराबा करने को तैयार होंगे या नहीं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।